जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन के कुछ नियम होते हैं, ये कुछ शर्तों को पालन करता है जिस प्रकार से फ्रिक्शन कार्य करता है। देखिए, फ्रिक्शन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि फ्रिक्शन कौन सा क्वांटिटी है, तो फ्रिक्शन वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, आप देखिए जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने के लिए कम से कम दो वस्तु का होना आवश्यक है या दो तल का होना आवश्यक है, तभी फ्रिक्शन कार्य करेगा, अन्यथा फ्रिक्शन कार्य नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन के लिए हमें एक समतल तल ले लिया। ठीक, ये समतल तल ले लिया, सतह ले लीजिए या तल ले लीजिए, सब एक ही चीज होता है। समझ में आया? ये सतह है। ठीक, सतह है, इस पर हम कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिए। ऑब्जेक्ट माने कोई वस्तु रख दिए, ईंट पत्थर कुछ भी रख दिए, ये ऑब्जेक्ट रख दिए, इसका कोई ना कोई मास होगा। ठीक, मास चेंजेबल नहीं होता है। अब देखिए जो फ्रिक्शन होता है, इस ऑब्जेक्ट मैंने जो वस्तु ऊपर रखा है और जो नीचे तल है, समझ में आया? सतह और तल एक ही होता है, जो नीचे तल है। ठीक, अब इस तल के द्वारा इस वस्तु पर ठीक एक एक बल कार्य करता है जो उस वस्तु को आगे बढ़ने से रोकता है, जिसे गतिरोधी या गति विरोधी कहते हैं, जिस कारण से वस्तु आगे की ओर नहीं जा पाता है। यदि हम कोई एक बाहरी आरोपित बल, जिसे वाह्य बल, समझ में आए? जब हम एक वाह्य बल हम कोई लगाते हैं, अगर हमारा फ्रिक्शन बल इसके नीचे कार्य करता है। ठीक, फ्रिक्शन बल जिसे हम एफ और एस से दिखाते हैं। ठीक, तो जो हम आरोपित बल लगाते हैं और जो फ्रिक्शन बल होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड माने परिमाण तो बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन विपरीत होता है। ठीक, देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, उसका डायरेक्शन इधर है। ठीक, जो फ्रिक्शन है इसे एफ एस इसे लिखते हैं कि ये रुका हुआ है, तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ। समझ में आया? क्योंकि हम फ्रिक्शन के टाइप्स आपको बताए हुए थे कि ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग, क्रीपिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सब चीजें होता है। तो ये रुका हुआ स्टाफ है, इसलिए हम इसे स्टैटिक फ्रिक्शन एस लिखते हैं। ठीक, अगर ये बल मान लीजिए आरोपित बल अधिक हो गया, सब सपोज करिए, तो ये वस्तु का आगे की ओर जाने लगेगा, मूव किधर करेगा? इस साइड की ओर। समझ में? ये अगर अधिक हो जाएगा तो ये इस साइड की ओर मूव करने लगेगा। तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ एफ एस के न होकर यहाँ हो जाएगा एफ के, माने काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, माने गतिज या गत्यात्मक हो जाएगा। ठीक, तो अभी हमको यहाँ समझना है कि ये वस्तु संतुलन में है, माने रुका हुआ है। ठीक, तो संतुलन में तभी रहेगा जब फ्रिक्शन आरोपित बल और फ्रिक्शन बल लगभग बराबर रहेगा। ठीक, ये हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हम जब किसी पिंड पर आरोपित बल लगाते हैं तो फ्रिक्शन किस दिशा में कार्य करता है, तो आपको बस यही बताना है कि आरोपित बल के विपरीत दिशा में फ्रिक्शन कार्य करता है। समझ में? ठीक, ये दो सतहों के बीच में होता है। अब एक चीज देखिए, यहां पर लिख दिया हूं मैं। ठीक, ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके लिए नोट में यहां पर टाइपिंग करवाता हूं। ठीक, अपनी टीम से। तो स्थैतिक घर्षण बल को एफ एस बोला जाता है, यही ना स्थैतिक घर्षण बल। अगर इसी पर काइनेटिक घर्षण हो जाएगा तो आप एफ के लिखेंगे। ठीक, आप जो वाह्य बल या आरोपित बल लगाते हैं, एफ हो गया। ठीक, जिसका परिमाण में बराबर, दोनों का परिमाण बराबर होता है। परिमाण होता क्या है? जैसे यहां से यहां तक, इसका क्या, ये इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। समझ में आया? इसका एक परिमाण होगा। डायरेक्शन आप इसी में दिशा लगा देंगे तो ये डायरेक्शन हो जाता है। ठीक, समझ में आया? तो अब देखिए दिशा में बराबर होता है। ठीक, अब देखिए जो ये पिंड है, ठीक, ये पिंड है और ये तल नीचे है, ये तल है, ये तल है। ठीक, तल है। तो पिंड द्वारा, ये तल द्वारा, समझे? बहुत ध्यान समझे, यही एक पॉइंट है जो आपको कंसेप्ट समझना है इसमें। ठीक, ठीक, देखिए ये जो तल है, तो इस तल द्वारा इस पिंड पर, इस तल द्वारा इस पिंड पर एक बल आरोपित होता है, वह बल होता है अभिलंब बल। ठीक, जिसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। समझा? ठीक, तो इस तल द्वारा इस पिंड पर एक बल आरोपित होता है, उस बल को क्या बोलते हैं? नॉर्मल बल, जिसे अभिलंब बल कहते हैं। और इस वस्तु द्वारा इस तल पर भी एक बल आरोपित होता है। समझा? इस वस्तु द्वारा इस तल पर जो बल आरोपित होता है, वो अभिलंब बल इस वस्तु के प्रतिक्रियात्मक बल के बराबर होता है। समझा? प्रतिक्रियात्मक बल क्या होता है? जैसे जहां पर दो बल कार्य करता है, जैसे
हम चेयर है, चेयर पर बैठे हुए हैं तो हमारे द्वारा भी एक बल नीचे की ओर कार्य करता है, समझ में, और उस चेयर द्वारा भी एक ऊपर की ओर बल कार्य करता है। तो वहां पर न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो एक्शन रिएक्शन होता था, वही रिएक्शन क्या प्रतिक्रियात्मक बल होता है, समझना। उसी को वो बोल रहा है कि जहां पर दो सतह रहेगा, एक नीचे से बल लग रहा है और ऊपर से भी बल लग रहा है, और दोनों बल क्या है, नॉर्मल बल है, ठीक, जिसे अभिलंब बल कहते हैं। तो इसी ऊपर की ओर लगेगा, तो एक बल ऊपर की ओर लगेगा जिसे हम कहेंगे एन से दिखाते हैं। कभी कभी इसको आर से भी दिखा देते हैं, क्योंकि अब इस बल को हम नॉर्मल बल न कहकर इसको बोलते हैं नॉर्मल अभिलंब प्रतिक्रिया बल, समझना। अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं, कहीं लिखा होगा यह अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं, ठीक। देखिए ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहा जाता है, किसको कहा जाता है, यन को। इसे कहीं कहीं आर भी लिखते हैं, लेकिन आप आर नहीं लिखिएगा, समझना है, क्योंकि एक ही चीज चलेंगे तो आपको याद हो जाता है, ठीक, गलती करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आर इसलिए नहीं लिखने को बोल रहे हैं, जब आप वेक्टर पढ़े होंगे तो उसमें भी एक रिजल्टेंट होता था, इसी रिजल्टेंट को भी हम आर लिखते थे, रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे कहीं आर तो नहीं आया, क्योंकि इसके बाद हम एंगल ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ाएंगे, तो उसमें इसका यूज होगा। यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा यहां पर, समझ में आया। इसलिए आप कंफ्यूजन होंगे, इसलिए आप बार बार केवल यन का यूज करिए, आर का यूज नहीं करिए, केवल आप जानिए कि आर भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इस वस्तु का कोई ना कोई एक भार होगा, ठीक, कोई भी वस्तु हो अगर आप लेते हैं तो वस्तु नीचे की ओर भार कर, जैसे ये है, इसका भार क्या नीचे की ओर काम करेगा, समझा, ऊपर की ओर, क्योंकि नीचे क्यों कार्य कर रहा है, क्योंकि नीचे हमारा पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की ओर खींचेगा, समझा, तो इस वस्तु का नीचे की ओर होगा, समझा। तो कोई भी वस्तु हो, ठीक, इधर नीचे की ओर उसका बल कार्य करेगा, ठीक, यहां से इसका बल यहां पर नीचे की ओर, जिसे हम mg लिखते हैं। इसे W इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक, W इक्वल टू mg, क्या इस वस्तु के भार द्वारा भी एक बल आरोपित होता है, ठीक। अब समझ में आया, इतना कंसेप्ट समझ गए, ठीक। अब यहां पर समझिए कि ये तो समझिए कि पिंड ये बैलेंस में है, अगर F और ये दोनों बैलेंस में है, ठीक, इधर घिसा इधर बीच में है तो बैलेंस में रहेगा, तो एफ एस इक्वल टू एफ बल के बराबर रहेगा, तब तक वस्तु आगे नहीं जा सकता। जब हमारा आरोपित बल अधिक होगा तब यह आगे की ओर चला जाएगा, ठीक। अब देखिए स्थैतिक घर्षण बल एफ एस, ये स्थैतिक घर्षण बल एफ एस के परिमाण का अधिकतम मान, ठीक, इसका अधिकतम मान, मैक्सिमम मान, ठीक, जिसे लिमिटिंग फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक। अब ये समझिए कि लिमिटिंग फ्रैक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रैक्शन वो बल होता है जब हम किसी वस्तु पर वो न्यूनतम बल, माने वो थोड़ा सा भी बल लगाने पर वस्तु चलना प्रारंभ कर दे, उसे हम लिमिटिंग फ्रैक्शन कहते हैं, जिसे सीमांत घर्षण कहा जाता है, ठीक। तो इस पिंड का जो स्थैतिक घर्षण है, यदि इसी को बोल रहा है, इस पिंड का अधिकतम मान मतलब कि हम यहां पर लिख देते हैं मैक्सिमम, समझना, इस पिंड का मैक्सिमम मान, जिससे थोड़ा सा भी बल लगने पर वस्तु आगे की ओर चलना प्रारंभ कर देगा, इसी को हम कहते हैं सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन। यहां पर लिखा हूं मैं एफ मैक्सिमम, समझ में आया, ठीक। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल कौन है, ये, इसे नॉर्मल बल भी जनरली बोल सकते हैं, लेकिन नियंत्रण होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, समझ में आया। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। समानुपाती क्या होता है, इसे ही होता है समानुपाती का सिंबल। तो यहां पर देखिए क्या बोला, स्थैतिक घर्षण बल एफ एस मैक्सिमम, तो यहां पर लिख सकते हैं एफ एस मैक्सिमम, ठीक, एफ एक्स मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाते को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक, एन। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इस प्रोपोर्शनल को हमें हटाना पड़ता है साइंस में, इसको आप रख नहीं सकते हैं, समझना। जैसे आपको घाव लगता है तो उस घाव को आपको डॉक्टर के पास जाकर उसको ठीक करना पड़ता है, दांत दर्द कर रहा है उसको ठीक करना पड़ता है, सर दर्द कर उसको ठीक करना पड़ता है, आप उसे पाल नहीं सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, समझना। तो उसी प्रकार से साइंस में आपको जो प्रोपोर्शनल होता है, उस प्रोपोर्शनल को आपको हर हाल में हटाना पड़ता है। जब इसको आप हटाएंगे तो इसके स्थान पर कुछ न कुछ आप देंगे उसको, तो इसका मतलब इसके स्थान पर कुछ न कुछ आप कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे, ठीक। तो एफ मैक्सिम एफ एस, ठीक,
एफ एस मैक्सिमम, देखो बार बार मैक्सिमम नहीं भी लिख सकते हैं, तो ठीक, ऐसा नहीं कि आप बार बार मैक्सिमम लिखेंगे, एक बार लिख दिए हो गया। अब इसको हटाएंगे, यहां पर म्यू एस एन लिखते हैं। आप ये समझिए कि म्यू एस क्या है, तो म्यू एस आपका नियतांक है। कौन सा नियतांक है, तो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ सीओई डॉल एफ आई, इसको ठीक शॉर्ट फॉर्म, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, ठीक। क्यों, अब कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहां पर वस्तु रुका हुआ था, ठीक, ये मैक्सिमम बल लगाने, मैक्सिमम अधिकतम मान पर, इसीलिए हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन लिखते हैं एफ एस, म्यू एस को, इसको हम कांस्टेंट म्यू एस को, समझ में, म्यू एस को। अगर ये वस्तु चलना प्रारंभ कर दिया, समझ सपोज करिए ये वस्तु चलना प्रारंभ कर दिया, तो अगर तो भी एफ एस मैक्सिमम एन के बराबर ही होगा, ठीक, लेकिन यहां पर अगर बस खाली हो जाएगा, यहां पर के लिख देंगे, ठीक, के लिख देंगे और इक्वल टू म्यू के एन लिख देंगे, समझ में आया, म्यू के एन लिख देंगे, समझ में आया। तो अगर वस्तु चलना प्रारंभ कर दिया तो वो डायनामिक हो गया, तो आप यहां पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, इस जगह पर आप काइनेटिक लिखेंगे, काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर हो जाएगा म्यू के, ठीक, म्यू के, म्यू के, आप समझ गए इतना। अब देखिए जो नॉर्मल बल, ये किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, तो एम के जगह पे एम जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, समझ में आया। तो अब देखिए आप समझ गए। अब देखिए इसका तीसरा, ये भी समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला। यदि वस्तु चलना प्रारंभ कर दिया जाए तो सतह द्वारा वस्तु पर गति घर्तव्य के, देखिए यही ना मैंने बता दिया, यहाँ पर लिखा भी है, मैंने बता दिया, टाइपिंग हमारी जो टीम है वो टाइपिंग करके लिख देती है, ठीक, हम तो उनको याद रहता, हम वैसे बोल देते हैं, देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है। अब देखिए यदि एन नियत हो जाए, नियत मतलब कांस्टेंट, समझ में, कांस्टेंट, यदि कांस्टेंट हो जाए तो हमारा जो एफ, तो जो हमारा एफ के, ठीक, एफ एस एंड एफ के, ये दोनों क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पर, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। देखिए ये कांस्टेंट हो जाए, ठीक, कांस्टेंट होने पर जो हमारा ये जो तल है, ये जो तल रहेगा, इस तल का क्षेत्रफल पर कोई डिपेंड नहीं होगा, ठीक। अगर हमारा ये नॉर्मल अभिलंब प्रतिक्रिया बल यदि कांस्टेंट है तो इस जो तल है, सतह है, इस सतह पर हमारा क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो नॉर्मल अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है वह किस पर डिपेंड नहीं करता है, वह किस पर डिपेंड नहीं करेगा, वह क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक, कम बेसी रहेगा, तो हमारा क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। जिस तरह से आप मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, ठीक, अब उसी जगह आप कोई खेत जोता हुआ उसमें चलिए, फर्क समझ में आ जाएगा, ठीक। जहां पर सड़क रहेगा वहां पर जमीन हार्ड रहेगा, वहां पर आसानी से चल लेंगे। अब जहां पर जोता हुआ खेत रहेगा या वहां पर पानी वानी रहेगा, धंस जाएगा, या बालू हुआ तो वहां पर क्या डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा ये बल कांस्टेंट रहेगा तो इस क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। तो आई होप आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज एंगल, ठीक, एंगल ऑफ रिपोज, जिसे रिपोज कोण कहते हैं। इन दोनों में रिलेशन बताएंगे। तो आई होप आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।